नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं, नए मित्र हैं तो हमारे इलेवन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके लिए आपको ELWINCLASSES सर्च करना है गूगल पे, यूट्यूब पे। उस पर ऐसा पोर्टल दिखेगा और हम लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में हम 2 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इसके बाद यह हमारी जो भारतीय राज्य व्यवस्था की तीसरी कक्षा है, उसमें हम बात करेंगे हमारे संविधान की क्या विशेषता है, उस संविधान का दर्शन क्या है। यह हमें उस देश के लोकतंत्र को बताता है कि वहाँ का लोकतंत्र कैसा है, वहाँ की विशेषताएं क्या है, वहाँ के संविधान में वहाँ के नागरिकों के लिए क्या क्या दायित्व दिए गए हैं, राज्य का क्या कर्तव्य है, इन सारी बातों को। तो आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 3 संविधान की विशेषता। जानते हैं कुछ चीजें जो पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में। किसी भी राष्ट्र की मूल मौलिक विधि उस राष्ट्र का संविधान होता है। पहले तो संविधान क्या होता है, उस राष्ट्र की मूल विधि या मौलिक विधि। मूल मतलब फंडामेंटल, जो फंडामेंटल विधि होती है उस राष्ट्र का संविधान होता है, जिसमें आम जनता व नागरिकों के अधिकार। यहां बात किया गया है आम जनता और नागरिक। नागरिक मतलब वह व्यक्ति, जैसे भारत का नागरिक मतलब हम जन्म से पैदा हुए हैं तो भारत के नागरिक हैं। आम नागरिक व्यक्ति मतलब कोई विदेशी व्यक्ति से संबंधित है। किसी दूसरे देश का नागरिक जब भारत में आता है तो वह व्यक्ति की श्रेणी में होता है। तो यही कह रहा है कि किसी भी राष्ट्र, चाहे वह राष्ट्र हमारा भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, किसी भी राष्ट्र की मूल या मौलिक विधि उस राष्ट्र का संविधान होता है, जिसमें आम जनता व नागरिकों के अधिकार, शासकों के कर्तव्य, शक्तियां, अधिकार के साथ साथ शासन की विशेषताएं, जो वहां पे शासन कर रहा है, वहां की जो सरकार शासन कर रही है, राज चला रही है, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनके अधिकार के साथ साथ शासन की विशेषताएं आदि वर्णित होती है। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं जैसे एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि जितने जितने मेन फीचर्स हैं, स्पेशलाइज्ड फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी हम बात करेंगे। तो संविधान की प्रमुख विशेषता में पहला, सबसे लंबा लिखित संविधान। विश्व का सबसे ज्यादा लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारा जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित, मौखिक नहीं। मौखिक नहीं है। प्रश्न में पूछेगा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, मौखिक संविधान है, तो हम क्या लिखेंगे? लिखित संविधान है, मौखिक संविधान नहीं है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में ये 465 दिया रहता है, लेकिन ये चीज उतनी सही नहीं है। क्यों? कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो 465 ऑप्शन में रहता है, उसकी एवज से लिख दिया गया। जो संविधान हमारे में अनुच्छेद थे, उसमें अनुच्छेद जैसे 19(1) इस टाइप या 21 क या 300 क, इन सारे संविधान के उपखंडों को जोड़ के ये 465 अनुच्छेद की बात करता है। अब संविधान, भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। लेकिन हमारा जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखा गया संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है। इसी से 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है, लिखित, मौखिक नहीं। अमेरिका का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? मौखिक संविधान है। अब आगे देखते हैं कि जो हमारा संविधान 395 अनुच्छेद हो गए, 12 अनुसूचियां हो गई और इतने ढेर सारे भाग हो गए, उनका क्या कारण रहा? क्यों इतना लंबा हमारा संविधान बना? तो आइए देखते हैं आगे। संविधान के विस्तृत होने का कारण, संविधान हमारा इतना बड़ा क्यों हो गया, उसके पीछे क्या कारण है? हमारे देश की भौगोलिक विविधता,
भौगोलिक विस्तार व विविधता। अब भौगोलिक विस्तार और विविधता से क्या आशय है? जैसे मान लीजिए कि हमारे नागालैंड की जो जनजाति है, असम की जनजाति है, वो यूपी की जो जनजाति है, जो ट्राइब्स है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, इनका जो विस्तार है, तो वहां पे रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग के अधिकार कानून देने लाजमी है। उन सबके अधिकारों की रक्षा हमारा संविधान कर सके, यही एक कारण था कि हमारा संविधान क्या हुआ, विस्तृत हुआ, इतना बड़ा हुआ। उसके बाद ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिकता 1935 के भारत शासन अधिनियम से 2/3 भाग हमारे संविधान में लिया गया है। उसके बाद संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान सभा में इतने ढेर सारे कानूनी लोग थे जो विषय विशेषज्ञ थे, 60 देशों का अवलोकन किया गया था संविधान का। तो उन सारी बातों को, एक एक बातों को बारीकी से देखकर हमारे संविधान में निहित किया गया कि जो हमारा भारतीय लोकतंत्र बने, उसमें जो भी चीजें हो हमारे संविधान में निहित हो और उसके अनुसार हम अपने अधिकारों को ले सके, नागरिकों के अधिकारों को दे सके, राज्य अपने कर्तव्य को समझ सके और राष्ट्र की सर्वोपरि भावना हमें आगे ले जा सके। अब उसके बाद विभिन्न स्रोतों से विहित ढांचागत हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया। संविधान का दार्शनिक भाग, संविधान का जो हमारा दार्शनिक भाग है उसमें 2 अवयव हैं। एक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है, यूएसए, और डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है और हमारा जो मौलिक अधिकार है वह अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद तीसरा, ये हमारे संविधान का विस्तृत होने का कारण नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। मतलब हमारे संविधान में कुछ संशोधन एकदम लचीले हैं, कुछ संशोधन एकदम कठिन है। वही कह रहा है कि जो हमारा संविधान है उसका प्रारूप कैसा है, नम्य भी है। नम्य मतलब लचीला, अनम्य मतलब कठोर। तो नम्य जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है, जम्मू अनम्य अमेरिका का है। अब एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। उसी की बात कर रहा है कि हमारे अभी भारत में 28 स्टेट और 8 टेरिटोरियल स्टेट है, फिर भी हम क्या कहे जाते हैं, इंडिया। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है कि एकात्मकतावाद की ओर झुकाव के साथ साथ हमारी जो संघीय व्यवस्था है, यूनियन। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं। भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह संघीय मतलब फेडरेशन, नॉट यूनियन। हमारे जो संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है। वही हिंदी में थोड़ी चीजें हो जाती है एक जैसी। भारत का उल्लेख राज्यों का संघ के रूप में किया गया है, जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में ही कह दिया गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट, फेडरेशन ऑफ द स्टेट नहीं कहा गया है। यूनियन और फेडरेशन में बहुत अंतर है। आगे की कक्षाओं में जब हम पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को बारीकी से समझेंगे। अभी यह हम जानेंगे कि यह जो संघीय शब्द है, यो यूनियन शब्द का ट्रांसलेशन है, फेडरेशन का नहीं। सरकार का संसदीय स्वरूप, भारत में संसदीय प्रणाली लागू है। संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली मतलब राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। संसद प्रणाली है, लोकसभा और राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर हमारे संसद का निर्माण होता है। उसी संसदीय प्रणाली की बात की गई है। यह प्रश्न पूछा गया है कि जो भारत में संसदीय सरकार का स्वरूप है वह किस देश से लिया गया है। तो भारत में जो संसदीय सरकार का स्वरूप है वह हमारे ब्रिटेन से लिया गया है।
उसके बाद अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली लागू है। यह जो वन लाइनर आप देख रहे हैं ये कई बार पूछा जाता है। अमेरिका में कौन सी प्रणाली है? लोकतंत्र की अध्यक्षात्मक प्रणाली है। भारत में कौन सी है? तो लोकतंत्र की संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित हमारी भारत की व्यवस्था चलती है। अब संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय हमारे देश में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं? संसदीय सर्वोच्चता मतलब संसद सर्वोच्च है, अर्थात हमारे संसद के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वह सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। यही संसदीय संप्रभुता है। संप्रभुता मतलब हम अपने नियम, विधि, कानून, अधिकार सब अपनी जरूरतों के अनुसार उसका निर्माण करेंगे, न तो किसी आंतरिक दबाव में आकर, न किसी बाहरी देशों के दबाव में आकर हम अपने विधियों का, कानूनों का निर्माण करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? संप्रभुता। न्यायिक सर्वोच्चता है। हमारे संविधान में यह कहा गया है कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसी की बात कर रहा है और दोनों का एक समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है। उसके बाद इंग्लैंड में, अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखी गई है। अमेरिका में विधि को नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हमारा समझना है कि कानून के समक्ष हम सभी समान हैं। एक ही अपराध के लिए सभी लोगों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान नहीं किया जाता है। एक अपराध के लिए एक ही दंड का, एक ही प्रकार के दंड का प्रावधान किया जाता है। इसी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहा जाता है। स्थापित प्रक्रिया, ये छूट गया था, ये इसी का पार्ट था। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यह सब हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। अगली विशेषता जो हमारी है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, किस बंधनों से मुक्त। न्यायपालिका की 3 सीढ़ियां हैं भारत में। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे स्टेट जो है उसमें हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक है, कहां है? दिल्ली में। हाई कोर्टों की संख्या 25 है, सभी राज्यों के अपने अपने हाई कोर्ट है। एक से अधिक राज्यों के भी एक हाई कोर्ट है। अभी वर्तमान में भारत में हाई कोर्टों की संख्या 25 है, यह प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय, यह हो गया हमारा एक स्पेशलाइजेशन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें हम बात करेंगे किए हैं कि भारत की न्यायपालिका एकीकृत एवं स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, उसके नीचे हाई कोर्ट आता है। सभी जितने राज्य हैं उनके अपने अपने हाई कोर्ट हैं। 2 राज्य या एक केंद्र शासित एक राज्य का भी एक अपना अलग हाई कोर्ट हो सकता है। उसके बाद सभी जिला में जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। उसके बाद मौलिक अधिकार, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। यह भी हमारे संविधान की विशेषता ही है। मौलिक अधिकार क्या हैं, इसको थोड़ा सा जानेंगे। जन्म लेने के तुरंत बाद ही जो हमें अधिकार मिल जाता है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। भारतीयों के लिए सभी मौलिक अधिकार हैं, मतलब भारत के नागरिकों के लिए सभी मौलिक अधिकार हैं, लेकिन विदेशियों के लिए अर्थात व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकारों पर निर्बंधन या आरोप लगता है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28,
सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी अधिकार आपातकाल में स्थगित हो जाते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार, ये दोनों अधिकार है अनुच्छेद 20 व 21 में। इसके अलावा जितने अधिकार है वो आपातकाल के दौरान ये क्या हो जाते हैं, अपने आप स्थगित हो जाते हैं। उसके बाद अगला हमारा स्पेशलाइजेशन है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये जितने स्पेशलाइज्ड पोर्शंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैं, इनको हम बहुत विस्तृत से अलग अलग पाठों में पढ़ेंगे। अभी हम, यह हमारा चैप्टर है, हम जानते हैं कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। 9वीं विशेषता राज्य के नीति निदेशक तत्व है। यह 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक सामाजिक, गांधीवादी और उदार, और बौद्धिक। उद्देश्य, नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऐसा राज्य जो जनता के लिए शासन करता हो, जनता के द्वारा, जनता द्वारा चुनी गई सरकार ऐसा काम करे जो जनता के हित में हो। उद्देश्य ही है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का। इसका भी एक चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों, नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। यह उद्देश्य में पूछा जाता है, इसलिए हमारे पाठ में इसमें टॉपिक में जोड़ दिया गया है कि मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का संतुलन रखा गया है। अब मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य मतलब नागरिकों का क्या कर्तव्य है, समझिए बात। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य हैं, व्यक्तियों के कर्तव्य नहीं है। जैसे आप सपोर्ट करिए, आपके यहाँ कोई आता है, अतिथि आता है, वो चाय पीता है तो कप रखने जाएगा नहीं, लेकिन अगर आप घर पर वो चाय पीते हैं तो आप कप को उचित स्थान पर रखेंगे। वही बात कह रहा है कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वह केवल नागरिकों के लिए है, केवल नागरिकों के लिए है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्य पर भी हमारा अगला टॉपिक होगा, जब भी होगा एक क्रमवार में, तो इसमें हम मौलिक कर्तव्य को बखूबी समझेंगे। उसके बाद स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। यह क्या था कि मतलब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को भेजे पढ़ने के लिए। आगे, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। यह 11वां स्पेशलाइजेशन हमारा है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझ रहे हैं कि राज्य किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध या जितने सारे धर्म हैं उनमें किसी एक धर्म का अगर मुख्यमंत्री बनता है चुन के या प्रधानमंत्री बनता है तो उसी धर्म को प्रश्रय देने लगे, बाकी धर्मों को दोयम दर्जे का समझने लगे। ऐसा नहीं है। हमारा संविधान यह कहता है कि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में रहने वाले जितने नागरिक हैं, उनके जितने धर्म हैं, किसी का कोई भी धर्म है, राज्य किसी भी धर्म के साथ कोई दोहरी भावना से कार्य नहीं करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और प्रस्तावना के में यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। राजीव गांधी की सरकार थी 1979 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसे ही सार्वभौम मताधिकार कहा गया। एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता है। राज्य में रह रहे हैं तो राज्य की अलग नागरिकता नहीं है, भारत की ही नागरिकता है। आप किसी भी राज्य में रह सकते हैं। वही बात कर रहा है कि जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी ब्यूटी क्या है, एकल नागरिकता उसकी ब्यूटी है। भारतीय संविधान फेडरल है और 2 लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एक नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में द्वि नागरिकता है। अमेरिका में
53 स्टेट है, प्रांत है, तो 53 स्टेट की अपनी अलग नागरिकता और राष्ट्र की अपनी अलग नागरिकता। अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता मिलती है, लेकिन भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता मिलती है। 14वां हमारे संविधान की जो विशेषता है उसको देखिए। स्वतंत्र निकाय, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, आप निर्वाचन आयोग कह सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद एमपी, एमएलए, जितने चुनाव होते हैं पंचायती व्यवस्था को छोड़ के वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, इनके जिम्मे होता है। यह स्वतंत्र निकाय है। सीएजी, कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ जनरल अथॉरिटी। उसके बाद यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब स्वतंत्र निकाय है। आपातकालीन प्रबंध, राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 अनुच्छेदों में बात की गई है। तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य में आपातकाल अनुच्छेद 356 और ये 365। अब 365 अनुच्छेद के बारे में जानते हैं, 356 तो सब लोग जानते हैं। 365 ये है कि केंद्र द्वारा अगर कोई काम करने के लिए धन दिया जाता है और राज्य ऐसा नहीं करता है तो उस स्थिति में उस राज्य में आपातकाल की व्यवस्था कर दी जाती है। यही अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 365 है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, अभी तक वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है, लेकिन इस आपातकालीन प्रबंध हैं 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। आपात के दौरान सत्ता केंद्र के हाथ में होती है। अगर राज्यों में आपातकाल की व्यवस्था लग गई, उत्तर प्रदेश में आपातकाल की स्थिति आ गई, तो सत्ता किसके हाथ में होगी? केंद्र के हाथ में होगी। और जो हमारा राज्यपाल होगा वो केंद्र का अनुयायी होगा, केंद्र की सभी चीजों को करेगा, अर्थात पूरी व्यवस्था किसके जिम्मे आ जाएगी? केंद्र के जिम्मे आ जाएगी। अब बिस्तरी सरकार, त्रिस्तरीय सरकार, बिस्तरी नहीं, गलत प्रिंट हो गया है, त्रिस्तरीय सरकार, इसको हम लिखेंगे त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय सरकार से क्या बात है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्था। केंद्र सरकार हम ही लोग चुन के भेजते हैं, लोकसभा सदस्य, यह मिलकर केंद्र की सरकार का निर्माण करते हैं। राज्य सरकार का निर्माण सभी राज्यों में होता है, यह विधायक मिलकर बनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, हम जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और प्रधान, 3 प्रकार की हमारी व्यवस्थाएं हैं। त्रिस्तरीय सरकार, ये गलत लिखा गया है, ये त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र, राज्य और पंचायत में। उसके बाद भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज व्यवस्था थी। 1992 में 43वें संविधान संशोधन और ये 73वां है, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन में 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। यही त्रिस्तरीय सरकार है। नगर पंचायत, नगर के लिए जिसको नगर पंचायत क्षेत्र होता है, उसके बाद मेयर होता है, चेयरमैन होता है, ये तो नगरीय निकायों के लिए हो गया, नगरीय क्षेत्रों के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या हो जाता है? जिला पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख और गांव स्तर पर ग्राम प्रधान। यह हो जाता है आपका ग्रामीण व्यवस्था में पंचायती, जिसे पंचायती व्यवस्था कहते हैं। ये रही बात इन सब चीजों की। आज के इस टॉपिक में हम हमारे संविधान का क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, उनके बारे में गहनता से बात किए। अगली कक्षा में हम राज्य व्यवस्था के अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। अगर आप लोगों को यह कक्षा अच्छी लगती होगी तो कृपया जरूर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा आप अपने मित्रों तक शेयर करें। फिर कल सुबह उपस्थित होंगे अगली कक्षा के साथ सुबह 7 बजे। आप हमसे जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।